जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन सीरीज में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के पहले पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन सीरीज में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कंप्लीट करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन से हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको आंसर सहित कहाँ मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। साथ ही आप सबों का जो मोस्ट अवेटेड बैच योगदान एनसीईआरटी साइंस फाउंडेशन बैच था उसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है। तो अगर आप में से कोई भी मित्र द लॉजिकल साइंस के डिजिटल सेटअप के लिए इस योगदान बैच से जुड़ना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने एनसीईआरटी साइंस को पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप सभी जुड़ सकते हैं हमारे साथ द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे योगदान बैच में। दोस्तों इस बैच से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है। पहला ऑप्शन है केवल कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है केवल कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है कोयला। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि वायुमंडल में कार्बन जो है वो किस रूप में रहता है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर बात कार्बन की जा रही है तो आप पहले ये बता दो कि कार्बन क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कार्बन जो है ये क्या है, तो आपका अधातु है यानी कि नॉन मेटल है। और साथ ही साथ कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंट कहते हैं। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन की उपलब्धता की, किसकी बात करते हैं? कार्बन की उपलब्धता की। यहाँ पे आपको 3-4 पॉइंट ध्यान में रखना होगा। पहला पॉइंट क्या ध्यान में रखना होगा? तो पहला पॉइंट ध्यान में रखना होगा कि कार्बन पृथ्वी के सतह पर, कार्बन पृथ्वी के सतह पर कितना परसेंट मौजूद है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे 0.02% मौजूद है। कार्बन जो है वो पृथ्वी के सतह पर कितना परसेंट में मौजूद है? आप याद रखेंगे 0.02% मौजूद है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि कार्बन जो है वो वायुमंडल में भी होता है। तो आप सभी क्या ध्यान में रखेंगे कि कार्बन वायुमंडल में CO2 के रूप में कितना परसेंट है? तो 0.03% है। कितना है? 0.03% है। इसका मतलब ये हुआ कि वायुमंडल में कार्बन जो है वो किस रूप में होता है? आप कहेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है। किस रूप में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि कार्बन जो है वो मुक्त अवस्था में किस रूप में पाया जाता है? तो आप सभी ध्यान में रखना कि मुक्त अवस्था में ये हीरा, ग्रेफाइट एवं कोयला के रूप में पाया जाता है। हीरा, ग्रेफाइट एवं कोयला के रूप में पाया जाता है। और साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि कार्बन जो है वो संयुक्त अवस्था, बोले तो संयोजित अवस्था में, कार्बन जो है वो संयोजित अवस्था में किस रूप में पाया जाता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कार्बन संयोजित अवस्था में यानी कि संयुक्त अवस्था में कार्बोनेट खनिज के रूप में पाया जाता है। किस संयोजित अवस्था में किस रूप में पाया जाता है? तो आप सभी याद रखना कि कार्बोनेट खनिज के रूप में पाया जाता है। तो कार्बन से संबंधित इतना सा बेसिक बात आप सभी अपने माइंड में रखेंगे। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है कि वायुमंडल में कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रहता है। ध्यान दीजिएगा अपने ऑप्शन पे, पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि केवल कार्बन मोनोऑक्साइड। आप कहेंगे गुरुजी आपने तो कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम ही नहीं लिया, तो पहला ऑप्शन आपका ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में रहेगा तो हम लोग को सांस लेने में तकलीफ होगी, घुटन महसूस होगा। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आपके वायुमंडल में कार्बन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में नहीं पाया जाता है। जब भी पाया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाएगा।
तो आपका दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है केवल कार्बन डाइऑक्साइड, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। तो बताइए आपके इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सामान्यतः कार्बन यौगिकों के लिए सही है? पहला स्टेटमेंट है कि ये विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। दूसरा है ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं। तीसरा है इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होते हैं। और चौथा है कि इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं। और आपका पहला ऑप्शन है 1 तथा 3, दूसरा ऑप्शन है 2 तथा 3, तीसरा ऑप्शन है आपका 1 तथा 4 और आपका चौथा ऑप्शन है 2 तथा 4। मेरे मित्र, कार्बनिक यौगिकों के संबंध में जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा 2 सही है। चूँकि ऑप्शन में 2-2 करके लिया गया है, तो कहीं ना कहीं 2 स्टेटमेंट क्या होगा इसमें, आप कहेंगे सही होगा। तो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कार्बनिक यौगिक को ध्यान में रखेंगे, इसी को हम लोग इंग्लिश में ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। और साथ ही हिंदी में क्या कहते हैं? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी कार्बनिक यौगिक कहते हैं। मेरे मित्र, अगर हम लोग कार्बनिक यौगिक की बात करते हैं तो आप क्या कहते हैं कि गुरुजी ये वैसा यौगिक होता है जिसमें कार्बन मौजूद होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें मीथेन की, बात करें हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड की, बात करें हम लोग एसिटिक एसिड की, या फिर अगर हम लोग बात करें अल्कोहल की, इन सभी में आप क्या देख रहे हैं कि गुरुजी कार्बन है। दैट्स वाई दे आर ऑल आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। चूंकि इसमें कार्बन है इसीलिए ये सब के सब क्या कहलाएंगे? कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। भाई मेरे, आप सभी कहते हो कि गुरुजी जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, कार्बनिक यौगिक का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? निम्न होता है, यानी कि लो होता है। इसके पीछे आप क्या तर्क देते हो? तो आप सभी तर्क देते हो कि गुरुजी इसके जो अणु आपस में बंधे होते हैं वे बहुत ही कमजोर आकर्षण बल से बंधे होते हैं, जिस वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो लो होता है। यानी कि कार्बनिक यौगिक से पहला जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के सामने आ रहा है वो क्या आ रहा है? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसके अणुओं के मध्य, इसके अणुओं के मध्य यानी कि बीच में, अणुओं के बीच में कमजोर आकर्षण बल होता है। क्या होता है? कमजोर आकर्षण बल होता है। और कमजोर आकर्षण बल होने के कारण इसको अगर, यानी कि कार्बनिक यौगिक को अगर थोड़ा भी टेम्परेचर दिया जाता है तो ये क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है, यानी कि पिघल जाता है या फिर बॉयल होना शुरू हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि इसके अणुओं के बीच में कमजोर आकर्षण बल होता है, जिस वजह से ये आकर्षण बल जल्दी टूट जाते हैं। साथ ही साथ आप सबों ने कई दफ़ा पढ़ा होगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ये क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। कार्बनिक यौगिक इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं माना जाता है। मतलब ये हुआ कि इससे आसानी से जो विद्युत है वो पास नहीं कर पाता है। जबकि अगर हम लोग आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो आप कहते हैं सर उससे आसानी से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो आप कहते हैं सर उच्च होता है। और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसके अणुओं के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है? बहुत ही मजबूत होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी कंक्लूजन निकल के ये आया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा और साथ ही साथ उसके अणुओं के बीच में क्या होगा? तो आप कहेंगे कमजोर आकर्षण बल होगा। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे। पहला आपका स्टेटमेंट है कि ये विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। आप कहेंगे गुरुजी गलत है, ये विद्युत के अल्प चालक हो सकते हैं लेकिन उत्तम चालक नहीं कहलाएंगे। मतलब ये विद्युत का पुअर कंडक्टर तो कहलाएगा लेकिन गुड कंडक्टर नहीं कहलाएगा। तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो गया सर? गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं। आप कहेंगे गुरुजी ये सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या है? आप कहिएगा सर सही है। साथ ही तीसरा है कि इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। आप कहेंगे सर ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि इनके अणुओं के बीच में कमजोर आकर्षण बल होता है। यानी कि आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी गलत है। चौथा है कि इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं। यानी कि चौथे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनके बीच में, इनके अणुओं के बीच में प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है, मतलब कमजोर आकर्षण बल होता है। आप कहेंगे सर इस हिसाब से तो हमारा चौथा स्टेटमेंट सही है। तो भाई मेरे, कार्बन यौगिक से संबंधित जो आपको 4 स्टेटमेंट दिया गया है उसमें से कौन सा 2 सही है? तो आप कहेंगे स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 4 सही है। तो आप देख लीजिए
कि 2 और 4 का जिक्र आपके किस ऑप्शन में किया हुआ है? आप कहेंगे गुरुजी ये चीज़ हमारे चौथे ऑप्शन में किया हुआ है। तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि अमोनिया के एक अणु में होते हैं, पहला ऑप्शन है केवल एकल बंध, दूसरा ऑप्शन है केवल द्विबंध, तीसरा ऑप्शन है केवल त्रिबंध, चौथा ऑप्शन है 2 द्विबंध तथा 1 एकल बंध। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि अमोनिया के एक अणु में कौन सा बंध होता है, यानी कि कौन सा बॉन्ड होता है। आप क्या कहेंगे? गुरुजी बहुत ही सिंपल है, बात की जा रही है अमोनिया की, यानी कि NH3 की। हम लोग देख रहे हैं कि अमोनिया को बनने के लिए नाइट्रोजन का 1 परमाणु चाहिए और हाइड्रोजन का 3 परमाणु चाहिए। हम सबों को मालूम है कि नाइट्रोजन की जो संयोजकता होती है, यानी कि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो कितना होता है? आप कहते हैं 3। और हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो भी कितना होता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी 1 होता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब भी बॉन्ड बनेगा तो खेल किस पे होगा? वैलेंसी पे हो। किस पे होगा सर? वैलेंसी पे होगा। क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है तो जाहिर सी बात है कि नाइट्रोजन जो है इस तीनों इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ साझा करेगा। और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ये भी क्या करेगा? आप कहेंगे साझा करेगा। चूंकि हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं तो एक एक जो आपका वैलेंसी होगा वो क्या होगा? नाइट्रोजन के साथ साझा होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि नाइट्रोजन का जो वैलेंसी है उसको इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसके साथ हम लोग हाइड्रोजन के वैलेंसी को क्या करेंगे? तो सर जोड़ देंगे, बन जाएगा अमोनिया का बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा कि साझा करेगा तो सर नाइट्रोजन हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, हाइड्रोजन भी कहेगा तुम भी भाई हमको ये दे दो, तो दोनों साझा कर लिया। तो एक आपका बॉन्ड यहाँ पे बना, फिर यहाँ भी क्या करेगा? तो सर दोनों साझा करेगा, यहाँ भी दोनों साझा करेगा। आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि अमोनिया के बनने में नाइट्रोजन परमाणु के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु के साथ जब जुड़ाव हो रहा है तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है? तो आप कहेंगे सर सिंगल बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिंगल बॉन्ड बन रहा है। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के साझा से बनेगा तो हम लोग कहेंगे सिंगल बॉन्ड बन रहा है। जब भी बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन के साझा से बनेगा तो हम लोग कहेंगे डबल बॉन्ड बन रहा है। और जब भी बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन के साझा से बने 6 इलेक्ट्रॉन के साझा से बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। मेरे मित्र एक तरीका तो आपका ये हो गया अमोनिया में बॉन्ड को समझने के लिए। दूसरा तरीका आप ये भी अपना सकते हैं। आप सबों को मालूम है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन मौजूद है? 5। यानी कि नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? 5। तो हम लोग क्या करते हैं कि नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यानी कि इसके बाह्यतम कक्षा में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है उसको चारों तरफ सजा लेते हैं। ये लीजिए, इसको हम सजा लिए, 2 1 3 4 1 5। फिर क्या होगा? आप कहेंगे सर हाइड्रोजन के भी परमाणु आएंगे, तो लीजिए हाइड्रोजन का परमाणु आ गया। हाइड्रोजन के परमाणु को हम यहाँ पे क्रॉस से सजा देते हैं। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी ये दोनों एक दूसरे के साथ साझा हो जाएगा, ये एक दूसरे के साथ साझा हो जाएगा, ये एक दूसरे के साथ साझा हो जाएगा। तो यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं? तो सर 2 इलेक्ट्रॉन के साझा होने से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रहा है? तो सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि अमोनिया NH3 की एक अणु में होते हैं, आप कहेंगे केवल एकल बंध होता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहिएगा कि गुरुजी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे NH3 की बात करा तो आपने कह दिया सिंगल बॉन्ड होता है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ दिया जाए कि N2 परमाणु में, N2 परमाणु कह रहे हैं, ये N2 का अणु होगा, तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि नाइट्रोजन अणु में आपका कौन सा बॉन्ड होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि नाइट्रोजन के अणु को बनने के लिए 2 नाइट्रोजन परमाणु की जरूरत होगी। और जब दोनों नाइट्रोजन परमाणु जुड़ेगा तो क्या होगा? नाइट्रोजन का अणु बनेगा। मालूम है कि एक नाइट्रोजन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? आप कहते हैं सर 3। तो यहाँ पे दोनों क्या करेगा? अपने अपने वैलेंसी का साझा करेगा, यानी कि ये क्या करेगा सर? तो सर ये इसके साथ साझा करेगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ। और जब ये साझा करेगा तो क्या बना लेगा? आप कहेंगे N2 बना लेगा। मेरे मित्र नाइट्रोजन अणु को बनने के लिए आप क्या देख रहे हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा हुआ है। तो जब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन के साझा होने से कौन सा बॉन्ड बना है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड बना है। कौन सा बॉन्ड बना है? ट्रिपल बॉन्ड बना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए
कि N2 अणु के निर्माण में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो आप कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड बनता है। N2 अणु के निर्माण में कितने इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं, आप कहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि बकमिस्टर फुलेरिन एक अपरूप है। ऑप्शन है फास्फोरस का, सल्फर का, कार्बन का, और चौथा ऑप्शन है टीन का। मेरे मित्र, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप सबों के ऊपर छोड़ता हूँ। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ब्यूटेन के सही संरचनात्मक समावयवी कौन से हैं। मेरे मित्र, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ब्यूटेन का सही संरचनात्मक समावयवी है। आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे समावयवी का मतलब क्या हुआ? तो भाई मेरे, ये चीज़ मैंने आपको कई बार बताया है कि समावयवी को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। और मैंने क्या बताया था कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समावयवी यानी कि आइसोमर कहते हैं। ध्यान देंगे कि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे ब्यूटेन की बात की जा रही है। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणुसूत्र क्या होता है? आप कहते हैं गुरुजी C4H10 होता है। याद कीजिए, मैंने आपको कई बार बताया है कि जो ब्यूटेन होते हैं इसके 2 समावयवी होते हैं। ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं? आप सभी कहेंगे 2 समावयवी होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है गुरुजी नॉर्मल ब्यूटेन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, N ब्यूटेन कहते हैं। दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरा होता है गुरुजी आइसोब्यूटेन। दूसरा कौन सा होता है? आइसोब्यूटेन। और साथ ही मैंने इस दोनों का संरचना भी आपको बताया है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब इसका अणुसूत्र C4H10 होता है, तो जब हम लोग इसके पहले समावयवी नॉर्मल ब्यूटेन की बात करते हैं, इसमें सभी कार्बन क्या होते हैं, चेन में जुटे होते हैं। 4 कार्बन है तो चारों जो है वो चेन में जुटा हुआ रहेगा। इसके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो लीजिए, हाइड्रोजन को हम जोड़ते चले जाएंगे। इस तरह से हाइड्रोजन आपका क्या हो गया, तो सर इसमें जुड़ते चला गया, हाइड्रोजन इसमें जुड़ते चला गया। आप काउंट कर सकते हैं, 4 आपका कार्बन है और 4 हाइड्रोजन ऊपर, 4 हाइड्रोजन नीचे, 8, एक इधर 9, एक इधर आपका 10, यानी कि आपका 4 कार्बन हो गया और साथ ही साथ हाइड्रोजन आपका 10 हो गया। क्या ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग ब्यूटेन के पहले समावयवी N ब्यूटेन की बात करेंगे तो इसमें सभी कार्बन क्या होंगे, इसमें सभी कार्बन चेन में जुटे होंगे, यानी कि श्रृंखला में जुटे होंगे। लेकिन जब बात करेंगे आइसोब्यूटेन की, इसमें क्या कहेंगे कि इसमें एक कार्बन जो है वो क्या होगा, ब्रांच में जुटा होगा, यानी कि शाखा के रूप में होगा। आप कहेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो एक कार्बन होगा वो आपका कुछ इस तरह से होगा। 3 कार्बन चेन में जुटे हुए रहेंगे और साथ ही एक कार्बन जो है वो आपका ब्रांच के रूप में इस तरह से शाखा के रूप में जुड़ा हुआ रहेगा। ध्यान देंगे, अगर हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन रखेंगे तो आप कहेंगे कि गुरुजी इस तरह से हाइड्रोजन रखाते चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन। क्या देख रहे हैं कि जो आपका N ब्यूटेन है इसमें चारों कार्बन चेन में है, जबकि जो आपका आइसोब्यूटेन है इसमें 3 ही कार्बन चेन में है, एक कार्बन आपका क्या है, ब्रांच के रूप में है। और यहाँ भी टोटल 4 कार्बन ही है और हाइड्रोजन कितना है, तो 4, 2 इधर 2 इधर 4, 1 5 और 5 3 8 2 10। हाइड्रोजन यहाँ पे भी कितना है, 10 है। तो मेरे मित्र, यही दोनों क्या हैं, ब्यूटेन के समावयवी हैं, आइसोमर हैं। आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इस दोनों ही कंपाउंड का अणुसूत्र तो समान है लेकिन संरचना सूत्र क्या है, अलग अलग है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समावयवी बोलते हैं। और आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से ब्यूटेन के सही संरचनात्मक समावयवी कौन से हैं। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग अपने ऑप्शन पे नज़र दौड़ाएं तो जो हमारा पहला ऑप्शन है उसमें 4 कार्बन है, तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन की संख्या भी 10 ही होगी क्योंकि ये पूरी तरह से फुलफिल है। तो आपका तो जो डायग्राम 1 है वो पूरी तरह से क्या है सर, N ब्यूटेन का संरचनात्मक सूत्र है, यानी कि जो ब्यूटेन का पहला समावयवी है उसका संरचनात्मक सूत्र है। साथ ही अगर हम बात करेंगे किसकी, बात करेंगे अपने दूसरे डायग्राम की जो कि 1 के जस्ट नीचे में है, तो वहाँ पे भी आप क्या देख रहे हैं कि 3 कार्बन चेन में जुटे हुए हैं
और एक कार्बन आपका ब्रांच में जुटा हुआ है। आप कहेंगे सर जो हमारा दूसरा डायग्राम है या दूसरा स्ट्रक्चर है हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन में वो सेम इस तरह से है, यानी कि जो हमारा ब्यूटेन है उसके दो समावयवी होते हैं और दोनों ही समावयव का जो संरचना है वो हमारे डायग्राम 1 और डायग्राम 2 में दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि सही संरचनात्मक समावयवी कौन सा है। तो हम सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो डायग्राम 1 और डायग्राम 2 है ये ब्यूटेन का क्या है, सही समावयवी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि गुरुजी जो हमारा 1 और 2 है इसकी चर्चा ऑप्शन नंबर सी में की गई है। तो बिल्कुल हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे वो आइए दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपको यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है। रिएक्शन है कि जब CH3 CH2OH क्षारीय KMnO4, ध्यान में रखिएगा क्षारीय KMnO4 को हम लोग क्या कहते हैं, एल्केलिन KMnO4 भी बोल सकते हैं। तो रिएक्शन है कि जो CH3 CH2OH है ये क्षारीय KMnO4 के साथ जब गर्म किया जाता है तब ये क्या बनाता है, तो सर CH3 और COOH बना लेता है। ध्यान दीजिएगा इस रिएक्शन में कि यहाँ पे ये जो CH3 CH2OH है ये क्या है, अल्कोहल है। क्या है, अल्कोहल है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखें ये जो CH3 COOH है ये क्या है, आपका इथेनोइक एसिड है। क्या है, इथेनोइक एसिड है। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसका मतलब ये हुआ कि जब अल्कोहल को क्षारीय KMnO4 के साथ, जब अल्कोहल को क्षारीय KMnO4 के साथ गर्म किया जाता है तब क्या मिलता है, तो आप कहते हैं इथेनोइक एसिड मिलता है। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अगर अल्कोहल की अभिक्रिया क्षारीय KMnO4 के साथ कराई जाए, साथ ही साथ यह क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अगर अल्कोहल को क्षारीय KMnO4 के साथ गर्म किया जाए तो क्या बनेगा, आप कहेंगे सर एथेनोइक एसिड बनेगा। बहरहाल क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है उसमें प्रोडक्ट क्या है। आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि उपरोक्त अभिक्रिया में, यानी कि इस अभिक्रिया में क्षारीय KMnO4 किस रूप में कार्य करता है। पहला ऑप्शन है अपचायक, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीकारक, तीसरा ऑप्शन है उत्प्रेरक, चौथा ऑप्शन है निर्जलीकारक। मेरे मित्र बहुत सारे मित्र यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुरुजी ये जो क्षारीय KMnO4 है ये एरो के ऊपर लिखा हुआ है और जनरली हम लोग ये कहते हैं कि तब तो सर ये उत्प्रेरक कैटलिस्ट के रूप में कार्य करेगा। मेरे मित्र नहीं कार्य करेगा। आपको उत्प्रेरक कहना इस बात पे डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, क्योंकि हमेशा ध्यान में रखिएगा कि उत्प्रेरक कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसमें उत्प्रेरक का अंश नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसमें क्या हो रहा है, KMnO4 का अंश आ रहा है। आप कहेंगे कैसे आ रहा है, तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जो अल्कोहल है अगर आप इस पे एक नज़र दौड़ाएंगे तो क्या देखेंगे कि CH3 CH2OH है। ध्यान से देखिएगा कि इसको हम लोग सम्मिलित रूप से C2H5OH लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। मेरे मित्र जब C2H5OH ये है, यहाँ पे जब इसको क्षारीय KMnO4 के साथ गर्म किया जाता है तब इसमें क्या होता है, तो गुरुजी अभिक्रिया होती है और CH3COOH बनता है। क्या देख रहे हैं कि प्रोडक्ट में एक ऑक्सीजन आपका आ जा रहा है। प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, एक ऑक्सीजन आ जा रहा है। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आया है, तो आप कहेंगे गुरुजी ये जो KMnO4 है ये क्या किया है, इसको दिया है। क्या किया है, तो सर KMnO4 जो है वो ऑक्सीजन इसको दिया है, तब जाकर के ये क्या बनाया है, इथेनोइक एसिड। इसका मतलब ये हुआ कि KMnO4 यहाँ पे अल्कोहल को ऑक्सीजन दे रहा है। तो सर जो ऑक्सीजन देगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, आप कहेंगे गुरुजी ऑक्सीकारक कहते हैं। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो क्षारीय KMnO4 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। किसके रूप में कार्य कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है, यानी कि ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। किस रूप में कार्य कर रहा है, ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। और मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि अगर आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन कर दिया जाएगा कि यहाँ पे KMnO4 का क्या हो रहा है, तब आप क्या जवाब देंगे, तो आप कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन की तो आपने कई दफ़ा बताया है
क्या कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन हटेगा। बात करेंगे रिडक्शन की, तो आप कहेंगे कि गुरुजी रिडक्शन में ऑक्सीजन हटेगा जबकि हाइड्रोजन ऐड होगा। चला जी, KMnO4 एक ऑक्सीजन दे रहा है इसको, यानी कि KMnO4 से ऑक्सीजन हट रहा है। मतलब क्या हुआ कि KMnO4 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर अपचयन हो जाएगा। काहे? तो सर ऑक्सीजन इससे निकल रहा है। और मैंने आपको क्या बताया है कि जिसका अपचयन होता है वही क्या होता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। जिसका अपचयन होता है वही क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। तो भाई मेरे, आप सभी अगर इतना सा कंसेप्ट नहीं याद रखेंगे तो सिर्फ इतना याद रखिएगा कि अभिक्रिया में जो पदार्थ ऑक्सीजन देगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। चूंकि इस अभिक्रिया में C2H5OH के साथ एक ऑक्सीजन आके जुट रहा है, तब ये CH3COOH बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो KMnO4 के द्वारा दिया जा रहा है। तो जो हमारा क्षारीय KMnO4 है वो किस रूप में कार्य कर रहा है, ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। तो आप बताओ सही आंसर क्या होगा। आप कहेंगे गुरुजी ऑक्सीकारक जो है वो हमारे दूसरे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर कोई पदार्थ ऊपर में लिखा हुआ है तो आप उसको ठप से उत्प्रेरक नहीं बोल देंगे। पहले प्रोडक्ट देख लेंगे कि क्या वो जो वहाँ पे पदार्थ लिखा हुआ है उसका कोई अंश प्रतिफल में है। अगर प्रतिफल में होगा तो सर वो उत्प्रेरक नहीं होगा, और अगर प्रतिफल में नहीं है तब वो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। काहे? तो आप सबों को मालूम होना चाहिए कि उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को नियंत्रित करती है, यानी कि मंद या फिर तीव्र कर सकती है, लेकिन वो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। यहाँ पे ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि पैलेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिकृत कराने पर वसा देते हैं। यह उदाहरण है एक संकलन अभिक्रिया का, दूसरा ऑप्शन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया का, चौथा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि पैलेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिकृत कराने पर वसा देते हैं। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब कोई तेल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो इसको हम लोग हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब भी हाइड्रोजनीकरण की बात की जाती है ना, जब भी किसकी बात की जाती है, हाइड्रोजनीकरण की बात की जाती है, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी हाइड्रोजनीकरण में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में क्या होता है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है। किसके उपस्थिति में? तो सर कोई ना कोई कैटलिस्ट के उपस्थिति में। वो कैटलिस्ट या तो हमारा पैलेडियम होता है या फिर हमारा क्या होता है, तो सर निकेल होता है। और मेरे मित्र, जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़ा जाता है तो आपको क्या मिलता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन मिलता है। क्या मिलता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन मिलता है। ध्यान में रखिएगा कि वनस्पति तेल से जो वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया होती है, यानी कि जो डालडा बनाने की प्रक्रिया होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। और जनरली हाइड्रोजनीकरण का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो जो तेल वगैरह होते हैं उसको घी में या फिर डालडा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः इसमें क्या होता है, तो सर जो हमारा तेल वगैरह होता है, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, उसमें हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है। किसकी उपस्थिति में, तो सर उत्प्रेरक पैलेडियम और निकेल की उपस्थिति में, ताकि क्या बन सके, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन सके। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजनीकरण की इस प्रक्रिया में क्या होता है। आप कहेंगे गुरुजी होता क्या है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोजन जुटेगा, और जुटने के लिए क्या चाहिए, इसको कोई ना कोई ठेलने वाला होना चाहिए। वो ठेलने का काम कौन कर रहा है, तो उत्प्रेरक पैलेडियम और निकेल कर रहा है। तो पैलेडियम और निकेल की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जुट रहा है। क्या बन रहा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन रहा है। ये क्या है हमारा, आप कहेंगे सर सिंगल प्रोडक्ट है। तो जाहिर सी बात है, जहां पे भी सिंगल प्रोडक्ट बनेगा अभिक्रिया क्या कहलाएगी, आप कहिएगा संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर संकलन अभिक्रिया कहेंगे। संयोजन बोल लो, संकलन बोल लो, कंपोजिशन रिएक्शन बोल लो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल लो, सबके सब क्या होंगे, तो सर समान होंगे।
तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि पैलेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिकृत कराने पर वसा देते हैं, यह उदाहरण है एक किसका, आप कहेंगे संकलन अभिक्रिया का। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में से किस में OH एक क्रियात्मक समूह है। ऑप्शन है ब्यूटेनॉन, दूसरा ऑप्शन है ब्यूटेनॉल, तीसरा ऑप्शन है ब्यूटेनोइक एसिड, चौथा ऑप्शन है ब्यूटेनेल। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से किसका क्रियात्मक समूह OH। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये अल्कोहल ग्रुप के जो कंपाउंड होते हैं उसके लिए क्या है, आप कहते हैं फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि क्रियात्मक समूह है। क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि क्या है, क्रियात्मक समूह है। ध्यान दीजिएगा अपने ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन क्या है, ब्यूटेनॉन, ओन लगा हुआ है, तो पहला ऑप्शन जो है ये किससे संबंधित होगा, आप कहेंगे कीटोन से संबंधित होगा। आपका दूसरा ऑप्शन क्या है, ब्यूटेनल। क्या है सर? ब्यूटेनल। तो जो ब्यूटेनल है ये किस ग्रुप से होगा, आप कहेंगे गुरुजी अल्कोहल से होगा। किस ग्रुप से होगा? अल्कोहल से होगा। आपका तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है ब्यूटेनोइक एसिड, तो आप कहेंगे गुरुजी एथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, ये सब के सब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का कंपाउंड है। और साथ ही आपका चौथा ऑप्शन है ब्यूटेनिल। मेरे मित्र ब्यूटेनिल नहीं होगा, ब्यूटेनल होगा। ध्यान देंगे कि जब हम लोग ब्यूटेनल की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ऑल लगा रहेगा तब तो वो अल्कोहल हो जाएगा, अल लगा हुआ रहेगा तब वो एल्डिहाइड ग्रुप का कंपाउंड हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में से किस में OH एक क्रियात्मक समूह है। आपने क्या बोला कि OH जो है वो अल्कोहल ग्रुप का कंपाउंड है, और अल्कोहल ग्रुप का कंपाउंड नहीं है, अल्कोहल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप है। और आपके ऑप्शन में जो अल्कोहल ग्रुप का कंपाउंड है वो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि साबुन के अणु में होता है, ऑप्शन है जलरागी शीर्ष तथा जल विरागी पूंछ, दूसरा ऑप्शन है जल विरागी शीर्ष तथा जलरागी पूंछ, तीसरा ऑप्शन है जल विरागी शीर्ष तथा जल विरागी पूंछ, और आपका चौथा ऑप्शन है जलरागी शीर्ष तथा जलरागी पूंछ। बताइए क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे गुरुजी बड़ा नया क्वेश्चन मिल रहा है। मेरे मित्र नया क्वेश्चन नहीं है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक ये दो चीज़ आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा होगा, लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ा था। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग बात करते हैं किसकी, सर साबुन की बात करते हैं, तो साबुन भी हमारा क्या है, तो सर साबुन जो है वो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। और साबुन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी साबुन जो होता है ये उच्च वसीय अम्ल का सोडियम लवण होता है। उच्च वसीय अम्ल का क्या होता है, सोडियम लवण होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो यहाँ पे उच्च वसीय अम्ल की बात की जा रही है इसमें कौन कौन आ जाता है, तो जो पामिटिक अम्ल है, साथ ही साथ जो ओलेइक अम्ल होता है, ये सब के सब किस में आ जाते हैं, तो सर उच्च वसीय अम्ल में आ जाते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि उच्च वसीय अम्ल में जो कार्बन की संख्या होती है वो क्या होती है, तो सर 12 से 17 भी हो सकती है, यानी कि 12 से 17 कार्बन परमाणु जो है वो किस में होते हैं, उच्च वसीय अम्ल में होते हैं। और साबुन क्या है, तो उच्च वसीय अम्ल का सोडियम लवण होता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण, यानी कि सॉफ्टनिफिकेशन कहलाता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो साबुन के मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं। साबुन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके कितने पार्ट होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। मान लीजिए कि ये आपका साबुन का कोई मॉलिक्यूल्स है, तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसके दो पार्ट होंगे। अब यहाँ पे हमको पहचानना ये है कि यहाँ पे वो दो पार्ट कौन कौन सा है। तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इस मॉलिक्यूल्स को देखने से ये लग रहा है कि जो ये वाला पार्ट है ये कहीं ना कहीं इसका शीर्ष भाग है। मेरे मित्र यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जहाँ पे भी गोल वाला पार्ट आप इस तरह से देखेंगे ये क्या होगा, शीर्ष भाग होगा। और ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, इसको हम लोग पूंछ भाग कहते हैं या साबुन का पूंछ भी कहते हैं। ठीक है सर, ये क्या कहलाएगा, साबुन का शीर्ष भाग, और ये क्या कहलाएगा, साबुन का पूंछ भाग कहलाएगा। ध्यान में रखेंगे कि जो पूंछ भाग होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, तो सर जनरली ये हाइड्रोकार्बन होते हैं।
जबकि आगे वाला पार्ट क्या होता है, तो सर आयनिक भाग होता है। क्या होता है, आयनिक भाग होता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जो साबुन का शीर्ष भाग होता है इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट बोला जाता है या हाइड्रोफिलिक एंड बोला जाता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोफिलिक का मतलब हुआ जलरागी, जलरागी। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हुआ, जलरागी, यानी कि जो साबुन का अगला भाग होता है वो जल में जाकर के डिजॉल्व हो जाता है, तो जल में जाकर के घुल जाएगा, मतलब ये क्या हो गया सर, जलरागी हो गया। जैसे कोई अगर घर से बाहर निकल करके अध्यात्म की दुनिया में चला जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, आप कहते हैं बैरागी बोला जाता है, उसके अंदर बैराग उत्पन्न हो गया। तो बाहरी दुनिया मतलब जो ये हम लोगों का दुनिया है, इससे निकल करके आप अध्यात्म में चले गए तो आप बैरागी कहलाना शुरू हो गए। उसी तरह से जो साबुन का शीर्ष भाग होता है ये जल में डिजॉल्व हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, जलरागी बोला जाता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड कहते हैं। या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी साबुन का शीर्ष भाग जल के प्रति अट्रैक्ट होता है, तो जाहिर सी बात है अट्रैक्ट होगा तो डूब मरेगा, उसमें आकर्षण होगा तो क्या होगा चिल्ला, डूब मरेगा। तो डूब मरेगा तो इसको क्या बोला जाएगा, जलरागी बोला जाएगा। और जो पीछे वाला भाग होता है ये जल में नहीं घुलता है, ध्यान में रखेंगे, ये जल में नहीं घुलता है, ये किस में घुलेगा, हाइड्रोकार्बन में घुलेगा। ये पीछे वाला भाग यानी कि साबुन का जो पूंछ वाला हिस्सा होता है वो जल में नहीं घुलता है, ये हाइड्रोकार्बन में घुलता है। और मेरे मित्र जब ये जल में नहीं घुलता है इसको क्या बोला जाता है, तो सर पीछे वाले भाग को, किसके पीछे वाले भाग को, साबुन के पीछे वाले भाग को हाइड्रोफोबिक एंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाइड्रोफोबिक एंड बोला जाता है। और ध्यान में रखेंगे कि हाइड्रोफोबिक को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम लोग जल विरागी कहते हैं। वहाँ पे राग लगा रहा था, यहाँ पे राग तोड़ रहा है, यानी कि हम तोरा में ना घुलेंगे। मतलब ये हुआ कि जो साबुन का शीर्ष भाग होगा वो जलरागी होगा और जो साबुन का पीछे वाला भाग होगा वो क्या होगा, जल विरागी होगा। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि साबुन के अणु में होता है जलरागी शीर्ष तथा जल विरागी पूंछ। आप कहेंगे सर पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर मिल गया तो अगले ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कि किसी शिफ्ट में इसको कॉपी पेस्ट कर दिया जाए। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र का निम्नलिखित में सही प्रदर्शन कौन सा है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है कि नाइट्रोजन के लिए इसमें से कौन सा सही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। आप कहेंगे सर ये कैसे हम लिखेंगे, मेरे मित्र आसानी से लिख लेंगे और किसी भी परमाणु का लिख लेंगे या किसी भी तत्व का लिख सकते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे बात की जा रही है नाइट्रोजन का सही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो सही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कब होगा, तो आप कहेंगे सर जब नाइट्रोजन अणु बनेगा तभी ना हम लोग नाइट्रोजन का सही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाएंगे। क्वेश्चन में जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है उस हिसाब से मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे अगर हम लोग N2 अणु के लिए नाइट्रोजन परमाणु की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर अभी जस्ट बताया है कि नाइट्रोजन परमाणु का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, वो कितना होता है, आप कहते हैं 5 होता है। और नाइट्रोजन अणु बनने के लिए 2 नाइट्रोजन परमाणु के बीच में क्या होगा, आप कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। तो भाई मेरे नाइट्रोजन में हमारा जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वो टोटल 5 होता है, तो यहाँ पे तो इस दोनों के बीच में साझा भी होगा। तो साझा वाले इलेक्ट्रॉन को बताने के लिए हम लोग इस तरह से लिख देते हैं और इसका इस तरह से लिख देते हैं, यही हमारा क्या हो गया, तो सर नाइट्रोजन का सही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर ऑप्शन पे अगर नज़र घुमाया जाए तो सेम चीज़ हमारे ऑप्शन नंबर 4 में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि एथाइन का संरचनात्मक सूत्र है। मेरे मित्र यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है कि एथाइन का संरचनात्मक सूत्र क्या होगा। बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि गुरुजी हमको कैसे पता चलेगा। तो भाई मेरे यहाँ पे पहले तो आपको ये देखना होगा कि जो इथाइन की बात की जा रही है, ये इथाइन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का कौन से ग्रुप का कंपाउंड है। आप कहेंगे कि गुरुजी YNE लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये एल्काइन ग्रुप का कंपाउंड है। बिल्कुल सर,
और मेरे मित्र आप सबों को ये भी मालूम है कि जो एल्काइन ग्रुप के कंपाउंड होते हैं उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, आप कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे हमारे ऑप्शन में ट्रिपल बॉन्ड तो 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, इस दोनों में से क्या होगा। मेरे मित्र जब आपको ये पता चल गया कि एल्काइन ग्रुप के कंपाउंड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आप यहाँ पे ये आश्वस्त हो गए हैं कि जहाँ पे भी इथाइन की बात की जाएगी उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। सवाल ये है कि इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, बात किसकी की जा रही है, एथ की जा रही है। किसकी की जा रही है, एथ। और एथ कितने कार्बन के लिए होता है, आप कहेंगे 2 कार्बन के लिए होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा इथाइन होगा इसमें कार्बन की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। चला जी, एल्काइन ग्रुप के कंपाउंड के लिए जनरल फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे CnH2n-2, जहाँ पे n क्या है, आप कहेंगे सर n कार्बन की परमाणु संख्या है। कार्बन की परमाणु संख्या नहीं है, यानी कि कार्बन परमाणु की संख्या है। तो मेरे मित्र आप सभी यहाँ पे क्या कहेंगे कि गुरुजी इथाइन में तो 2 कार्बन होगा, तो क्या इस जनरल फार्मूला से हम लोग हाइड्रोजन सहित निकाल लेंगे इसका अनुसूत्र, बिल्कुल निकाल लेंगे। जब CnH2n-2 की बात करेंगे तो आप कहेंगे n के जगह 2 रखेंगे और फिर यहाँ पे 2n है तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा और -2 क्या कहिएगा, C2 2 दूना 4 -2 C2H2 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा इथाइन है इसका फार्मूला क्या हो गया, C2H2 हो गया। ध्यान दीजिएगा कि 2 कार्बन के बीच में क्या होगा, आप कहेंगे सर एल्काइन ग्रुप का है, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो दोनों कार्बन को तो हमने लिख दिया। अब 2 हाइड्रोजन बचा है तो क्या कहिएगा कि गुरुजी 1 हाइड्रोजन इधर लगा दीजिए, 1 हाइड्रोजन इधर लगा दीजिए, और ये क्या हो गया, तो सर ये इथाइन का संरचना सूत्र हो गया। बताइए, अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप याद है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के ग्रुप में कार्बन कार्बन के बीच में कितने डबल बॉन्ड होगा ये मालूम है और जनरल फार्मूला मालूम है, तो क्या आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का संरचना सूत्र नहीं बना सकते हैं। आप कहेंगे सर जब फार्मूला मालूम चल जाएगा तो हम केकरो रेल देंगे। तो भाई मेरे आप ही बता दो कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप कहिएगा कि गुरुजी ये चीज़ हमको ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई पड़ रहा है, तो बिल्कुल हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिकों को पहचानिए। 4 यहाँ पे यौगिक दिए हुए हैं, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, क्लोरोप्रोपेन, और आपको इन चारों में से असंतृप्त यौगिक को पहचानना है। पहला ऑप्शन में है कि 1 तथा 2 असंतृप्त यौगिक हैं, दूसरा ऑप्शन में है 2 तथा 4 असंतृप्त यौगिक हैं, तीसरा ऑप्शन में है कि 3 तथा 4 असंतृप्त यौगिक हैं, और चौथा ऑप्शन है 2 तथा 3 असंतृप्त यौगिक है। क्या होगा इसका आंसर। आप कहेंगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि संतृप्त और असंतृप्त क्या है। तो भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, हाइड्रोकार्बन के प्रकार की, किसकी बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन के प्रकार की, या छोड़ो हाइड्रोकार्बन के प्रकार को गोली मारो सर, सीधे बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड की। किसकी बात करते हैं सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। कौन कौन सा, तो एक होता है संतृप्त, एक कौन सा होता है संतृप्त, और दूसरा कौन सा होता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी दूसरा होता है हमारा असंतृप्त ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो संतृप्त कार्बनिक यौगिक होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, जबकि असंतृप्त कार्बनिक यौगिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग अनसैचुरेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, सैचुरेटेड कहते हैं। और मेरे मित्र जब हम लोग बात करते हैं संतृप्त ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी संतृप्त ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्केन आ जाता है, और संतृप्त ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और जब बात करते हैं असंतृप्त ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो सामान्यतः हम लोग कहते हैं कि जो एल्कीन है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और साथ ही साथ जो एल्काइन है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये क्या कहलाता है, आप कहते हैं असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। सवाल ये है कि यहाँ पे ऑप्शन में हम कैसे पकड़ेंगे कि संतृप्त है कि असंतृप्त। तो चला जी ध्यान में रखेंगे कि एल्केन, इसके लिए सफिक्स क्या होगा, आप कहेंगे सर एन होगा। एल्कीन इसके लिए क्या होगा, आप कहेंगे इन होगा। और एल्काइन इसके लिए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर आइन होगा।
तो जिस किसी भी कंपाउंड के लास्ट में आपको N का उच्चारण मिलेगा, आप समझ जाना वो संतृप्त है। और जिस किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लास्ट में आपको इन का उच्चारण मिलेगा या फिर आइन का उच्चारण मिलेगा, तो आप समझ जाना वो असंतृप्त है। आप कहेंगे सर ये तो आसान सा चीज़ है। तो मेरे मित्र पता कीजिए, यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है प्रोपेन। आप क्या कहेंगे कि सर ये तो एल्केन का है, तो भाई मेरे ये संतृप्त हो जाएगा, यानी कि जो आपका पहला कंपाउंड है वो आंसर नहीं है। आपका दूसरा है प्रोपीन। आप कहेंगे सर यहाँ पे इन आ रहा है, तो इन आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एल्कीन ग्रुप का कंपाउंड हो जाएगा। यानी कि जो आपका दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, तो आप कहेंगे सर हमको तो असंतृप्त पहचानना है, तो दूसरा वाला असंतृप्त है। ध्यान देंगे कि तीसरा है प्रोपाइन, आइन। यहाँ पे क्या हो रहा है सर, आइन आ रहा है, यानी कि जो हमारा तीसरा है वो भी क्या है, तो आप कहेंगे असंतृप्त है। और आपका चौथा है सर क्लोरोप्रोपेन। लास्ट में क्या आ रहा है सर, प्रोपेन, एन आ रहा है, यानी कि वो हमारा एल्केन ग्रुप का है, तो वो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर संतृप्त होगा। आपको क्या पहचानना था, इन चारों में असंतृप्त कौन सा है। आप क्या कहेंगे कि 2 और 3 ये क्या है, असंतृप्त यौगिक है। तो देख लीजिए कि 2 और 3 का जिक्र आपके किस ऑप्शन में किया गया है। आप कहेंगे कि गुरुजी 2 और 3 का जिक्र, 2 और 3 का जिक्र जो है मिल ही नहीं रहा है चेला। हाँ मिल तो गया, चौथे ऑप्शन में किया हुआ है। तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करती है। पहला ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश के अनुपस्थिति में, दूसरा ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, तीसरा ऑप्शन है जल के उपस्थिति में, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो क्लोरीन है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ कैसे अभिक्रिया करती है, यानी कि किसके उपस्थिति में करती है। तो आप सभी यहाँ पे बड़ा वाला स्टार मार्क देंगे और लिखेंगे कि क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से, क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है। सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में अभिक्रिया करती है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जो क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में अभिक्रिया करती है वो अभिक्रिया क्या कहलाता है। तो आप सभी ध्यान में रखना कि वो अभिक्रिया जो है वो हैलोजिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, हैलोजिनेशन कहलाता है। हाइड्रोजिनेशन ना समझना चला, हाइड्रोजिनेशन मतलब हुआ हाइड्रोजन का जुटना, हैलोजिनेशन का मतलब हुआ हैलो वर्ग के जो एलिमेंट है उसका जुटना। तो क्लोरीन हैलोजन ग्रुप का एलिमेंट है। तो जब क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है तो उस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, हैलोजिनेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हैलोजिनेशन बोला जाता है। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करती है, आप कहेंगे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, और इसीलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और क्लोरीन का संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करना क्या कहलाएगा, आप कहेंगे हैलोजिनेशन कहलाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि साबुन के मिसेल में, पहला ऑप्शन है कि साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ की सतह पर तथा कार्बन श्रृंखला गुच्छ के अंदर होती है। दूसरा है कि साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ के अंदर तथा कार्बन श्रृंखला गुच्छ के बाहर होती है। तीसरा है कि आयनिक सिरा तथा कार्बन श्रृंखला दोनों गुच्छ के अंदर होते हैं। और चौथा है आपका आयनिक सिरा तथा कार्बन श्रृंखला दोनों गुच्छ के बाहर होते हैं। आप कहेंगे सर ये क्या लफड़ा है क्वेश्चन में, मिसेल क्या होता है? भाई मेरे झाग होता है। क्या होता है, झाग होता है। और जनरली आप सभी ध्यान में रखेंगे, और अभी जस्ट जो मैंने आपको बताया है कि साबुन का जो 2 पार्ट होता है सर, साबुन का जो 2 पार्ट होता है, जिसमें मैंने बोला कि ये जो है इसको हम लोग हाइड्रोफिलिक पार्ट कहते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे आयन होता है, इसको क्या बोला जाता है, आयनिक पार्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आयनिक पार्ट बोला जाता है। और ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इस पोर्शन को क्या बोला जाता है, इस पोर्शन को जो है हाइड्रोकार्बन पार्ट बोला जाता है, या हाइड्रोकार्बन भाग बोला जाता है। हाइड्रोकार्बन भाग बोला जाता है। जनरली इसी को अभी जस्ट आपने शीर्ष भी बोला है, और साथ ही साथ इसको आपने क्या बोला है, पुंछ बोला है।
क्या बोला है, पूछ बोला है। तो मेरे मित्र आप सभी यहाँ पे ये ध्यान में रखेंगे कि जब भी ये आपका आयनिक पार्ट की बात की जाएगी तो ये आयनिक पार्ट क्या होता है, गुच्छ के ऊपर होता है। आयनिक पार्ट क्या होता है, गुच्छ के ऊपर होता है। और ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है ये क्या होता है, तो सर गुच्छ के सतह में होता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग कपड़ा वगैरह साफ करते हैं, जैसे कि ध्यान देंगे कि अगर हम लोग कपड़ा वगैरह साफ करते हैं तो इसमें अगर हमने साबुन या सर्फ कुछ भी डाला है तो प्रक्रिया कैसे होगा, तो आप कहेंगे सर कपड़ा से जैसे ही साबुन वगैरह मिलेगा तो वो क्या करेगा सर, उसको साफ करने की कोशिश करेगा। तो जो साबुन का आयनिक पार्ट होगा ना वो आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी कि साबुन जो है वो उसका जो मिसेल होगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ना गोल वाला स्ट्रक्चर, ये तो शीर्ष भाग है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक भाग कहते हैं। और ये आप कहेंगे कि सर ये तो हाइड्रोकार्बन वाला भाग कहेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे कपड़ा को हम गुच्छ मान लें तो जो आयनिक पार्ट है साबुन का वो ऊपर है और जो आपका हाइड्रोकार्बन वाला भाग है वो क्या है, तो सर सतह में है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि साबुन के मिसेल में यानी कि झाग में साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ की सतह पर तथा कार्बन श्रृंखला गुच्छ के अंदर होती है। आप कहेंगे सर पहला ये स्टेटमेंट तो सही है, आप भी तो यहाँ पे वही डायग्राम दिखा रहे हैं कि आयनिक सिरा जो है वो क्या है, गुच्छ के ऊपर है, जबकि इसका जो पीछे वाला हाइड्रोकार्बन वाला सिरा है वो क्या है, तो सर गुच्छ में है या गुच्छ के सतह में है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखना है कि जो हमारा साबुन का शीर्ष वाला भाग होता है इसको हाइड्रोफिलिक जलरागी बोला जाता है और जो पीछे वाला भाग होता है इसको हाइड्रोफोबिक यानी कि जल विरागी बोला जाता है। और ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया था, मैंने यूट्यूब पे ही कहीं पे देखा था। कोई गर्ल्स आई थी, मतलब उसका ये प्रैक्टिस चल रहा था, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन उनसे पूछा गया था कि आपने केमिस्ट्री से ऑनर्स करा है, सब कुछ करा है, ये बता दीजिए कि हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या होता है। तो वो बच्ची नहीं बता पाई थी, जबकि केमिस्ट्री से वो ऑनर्स थी। तो आप सभी इसको बता देना यार, अगर यूपीएससी वगैरह फेस करोगे, कभी इंटरव्यू में पूछ लिया तो बता देना। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि पेंटेन का अणुसूत्र C5H12 है, इसमें होते हैं 5 सहसंयोजक बंध, दूसरा है 12 सहसंयोजक बंध, तीसरा है 16 सहसंयोजक बंध और चौथा है 17 सहसंयोजक बंध। अब यहाँ भी बहुत सारे मित्र परेशान हो गए होंगे कि गुरुजी कैसे काउंट होगा बॉन्ड। मेरे मित्र कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसी को जोड़ लेना है। ध्यान दीजिएगा कि बात किसकी की जा रही है, पेंटेन की जा रही है। किसकी की जा रही है, पेंटेन की जा रही है। पेंटेन एन लग रहा है, एल्केन ग्रुप का कंपाउंड है। क्या होगा जनरल फार्मूला, CnH2n+2। क्या कहिएगा कि गुरुजी पेंटेन है, यानी कि यहाँ पे 5 कार्बन परमाणु होंगे। कितने होंगे, 5। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसका जो जनरल फार्मूला के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा, यानी कि अणुसूत्र हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा C5 और यहाँ पे क्या है H2n, तो 5 दूना 10 दो 12, यानी कि C5H12 क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर पेंटेन का अणुसूत्र हो जाएगा। संरचना सूत्र क्या होगा, तो आप कहिएगा कार्बन को 5 जगह लिख दीजिए सर ऐसे, और इसको क्या किए हैं हमने, तो सर चेन में जोड़ दिया है। अब हाइड्रोजन जोड़ते हैं, हाइड्रोजन जोड़ते चलिए सर इस तरह से। देखिए सर 5 गो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन कितना है, तो 3 2 5 नीचे और 5 ऊपर, 10, एक इधर 11, एक इधर 12। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आप कहेंगे सर इसमें बॉन्ड कैसे जोड़ा जाएगा, तो मेरे मित्र बॉन्ड जोड़ लीजिए। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है, तो ये आपका एक बॉन्ड हो गया। ध्यान देंगे जब हम लोग बॉन्ड जोड़ेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे हमारा 3 बॉन्ड हो गया, इस कार्बन का 3 बॉन्ड, ध्यान से देखिएगा, और फिर ये वाला जो कार्बन है इसका हम यहाँ तक 3 बॉन्ड लेंगे तो टोटल 6 हो गया। फिर इस कार्बन का यहाँ तक होगा तो कितना होगा, आप कहेंगे 9। इसका भी कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 9 3 12 हो जाएगा, और इसका भी कितना 12 3 15, और ये एक कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 16। यानी कि जो आपका पेंटेन है इसमें टोटल कितने सहसंयोजक बॉन्ड है, आप कहेंगे कि गुरुजी टोटल 16 सहसंयोजक बंधन है। कितने हैं सर, 16 सहसंयोजक बंधन है। तो मेरे मित्र आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि पेंटेन का अणुसूत्र C5H12 है, इसमें होते हैं, आप कहेंगे 16 सहसंयोजक बंध, तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
मेरे मित्र, आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही क्वेश्चन रखेंगे और उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। और अब अगर आपको इस टाइप का प्रश्न दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।